हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों की क्लास। यहाँ हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हिंदी शिक्षण विधियों को पूरा करेंगे जो सीटेट, टेट व ऑल टीचिंग एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या सभी स्तरों पर? आप भी साथ साथ अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ बहुत से बच्चे जवाब दे रहे होंगे ऑप्शन संख्या 4 सभी स्तरों पर, जो कि गलत उत्तर है। एमसीक्यूज में बच्चों ये 90% संभावना रहती है कि ऑप्शन में सभी या ऑल अबव दिया हो तो उत्तर वही होता है, पर पेडागोजी और शिक्षण विधियों में ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। तो चलिए सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 प्रारंभिक स्तर पर। अनुकरण करना यानी किसी गतिविधि को देखकर या सुनकर दोहराना, या आप एक तरह से समझ सकते हैं कि नकल करना। अनुकरण विधि का प्रयोग प्राय वाचन कला के विकास हेतु किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उच्चारण, लेखन और रचना कौशल के विकास हेतु किया जाता है। इसमें प्रारंभिक स्तर यानी छोटी कक्षा के बच्चे अपने टीचर द्वारा पाठ शिक्षण के दौरान लिखित और उच्चारित शब्दों का अनुकरण कर उन्हें दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करो। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? अनुकरण विधि, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, नाटकीकरण, संप्रेषणात्मक उपागम। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, जिसे आमतौर पर TPR टोटली फिजिकल रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। भाषा शिक्षण की एक विधि है जो शिक्षक के भाषा और छात्र के शारीरिक आंदोलन के समन्वय को संदर्भित करती है। इस विधि में सुनना अवबोधित विषय का आधार है। शिक्षक इस विधि में निर्देश देता है और बालक उस निर्देश को सुनकर समझकर उचित रिएक्शन देते हैं। जैसे एक टीचर बच्चों से खड़े होने और थोड़ा कूदने के लिए कहता है तो बच्चे इसके प्रति उत्तर में शारीरिक प्रतिक्रिया करते हैं। अनुकरण विधि की बात हम कर चुके हैं। नाटकीकरण में कक्षा में ही छात्रों को विविध भाव भंगिमा के साथ अभिनय करने के लिए कहा जाता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यह दो पक्षों के मध्य है। केवल एक ही पक्ष को बोलने की अनुमति अगर हो तो इसे व्याख्या उपागम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। गद्य क्या है? जब कोई व्यक्ति बोलते, लिखते व पढ़ते समय छंद रहित स्पष्ट भाषा का प्रयोग करे तो उसे गद्य कहते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3 उद्बोधन विधि। इसमें चित्र, रेखा चित्र, कोई फोटो या वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर या अभिनय कर दिखाना आदि का प्रयोग कर टीचर किसी शब्द का अर्थ पूछता है। प्रश्नोत्तर विधि को एक संवाद विधि या सुकराती विधि भी कहते हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि टीचर पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है। व्यास विधि को अर्थ कथन विधि कहते हैं और इसमें शिक्षक कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए पाठ पढ़ाता है। खंडान्वय विधि में अध्यापक शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ की भी व्याख्या करता है। इसे व्याख्या विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है। गृह कार्य, बोधात्मक प्रश्न, पूर्व ज्ञान परीक्षा, कक्षा कार्य, निरीक्षण। यहाँ सही उत्तर होगा बोधात्मक प्रश्न। भाषा शिक्षण के दो मूल उद्देश्य हैं, भाषा ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि। वाचन व व्याख्या के माध्यम से बालकों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, पर विचार ग्रहण की क्षमता विचार विश्लेषण के माध्यम से विकसित होती है। विचार विश्लेषण के लिए प्रश्नोत्तर, कथोपकथन, उदाहरण, प्रदर्शन, तुलना, जटिल विचारों का विश्लेषण करना होता है। यहाँ मैं सारे सोपानों का चार्ट आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको सारे सोपान क्लियर हो जाएंगे।
तो इसमें देखिए प्रथम सोपान है प्रस्तावना, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर टीचर अपने उद्देश्य तक छात्रों को लेकर जाता है। दूसरा है विषय प्रवेश, जिसमें टीचर आदर्श वाचन करता है, बच्चे अनुकरण करते हैं और व्याख्या करते हुए टीचर पढ़ाता है और मौन रहकर बच्चे सुनते हैं और विचार विश्लेषण होता है। फिर है कक्षा कार्य व निरीक्षण। पढ़ाने के बाद शिक्षक शाम पट पर शब्दार्थ व अन्य रिलेटेड कार्य लिखता है, छात्र उसे लिखते हैं व शिक्षक निरीक्षण करता है। फिर आता है आवत्यात्मक प्रश्न। छात्रों ने अधिगम के दौरान कितना ग्रहण किया, इसकी जांच करने के लिए छात्रों से शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम सोपान है बोधात्मक प्रश्न। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बालकों ने कितना ग्रहण किया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मोंटेसरी विधि। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1, किंडरगार्टन विधि। इस विधि के जनक हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो एक जर्मन शिक्षाविद थे। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी। कई बार अर्थ या जनक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। किंडरगार्टन विधि में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। यह प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की प्री स्कूल प्रणाली का हिस्सा है। उम्र की बात करें तो 2 वर्ष से 7 उम्र के बच्चे बालवाड़ी जाने लायक होते हैं। डाल्टन विधि में माध्यमिक स्तर के बच्चे आते हैं। इसमें बालक अपनी गति से स्वयं सीखता है। प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को बाहर जाने, निरीक्षण करने, जांच करने और कुछ लेख लिखने के लिए दिया जाता है। यह भी माध्यमिक स्तर के बालकों हेतु उपयुक्त है। मोंटेसरी में लिखना सिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। मारिया मोंटेसरी को इसकी जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं? जीवन जोड़ने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं जो शिक्षण को सही व प्रभावी बनाने में आधार प्रदान करते हैं। उपरोक्त सभी सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उस विषय में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके जीवन से जुड़ा हो। उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। अतः ज्ञान अर्जन हेतु छात्रों को प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्रियाशीलता सिद्धांत भाषा प्रयोग के अधिक अवसरों और सृजनात्मकता यानी करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। हर बच्चे को कविता, गीत, लय और शब्दावली आकर्षित करती है। कविता की वर्णनात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है कविता के शब्दों का अर्थ समझना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, शब्दार्थ प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक शब्दों का अर्थ बताते हुए कविता के भाव व सौंदर्य पक्ष को उजागर करता है। इसे अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, रसास्वादन प्रणाली कविता शिक्षण की अन्य प्रणालियां या विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा व लक्ष्य भाषा में थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, व्यास विधि, प्रत्यक्ष विधि।
तो यहाँ हमारा उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि। सुगम विधि, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि तथा निर्बाध विधि प्रत्यक्ष विधि के ही अन्य नाम हैं। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। इसमें भाषा प्रयोग की प्रधानता रहती है। दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिक प्रयोग भी इस विधि में रहता है। व्याकरण विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान दिया जाता है। अनुवाद विधि में अध्यापक की मदद से आधार भाषा से लक्ष्य भाषा में और लक्ष्य भाषा से आधार भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करते हुए भाषा सीखी जाती है। व्यास विधि व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है। इस विधि में भाव और कला दोनों पक्षों के माध्यम से शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपरोक्त तीनों विधियां प्रभावी मानी जाती हैं, परंतु निगमन विधि प्रयुक्त नहीं मानी जाती। इस विधि में पहले नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। इस विधि में रटने पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। बात करें आगमन विधि की, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें उदाहरण पहले स्पष्ट करते हुए नियम व सिद्धांत बाद में पुष्ट किए जाते हैं। इसमें बच्चे सरल संप्रत्यों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि में पाठ्यपुस्तक में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना होता है और भाषा संसर्ग विधि में गद्य और पद्य के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पठन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि अक्षर बोध प्रणाली के विपरीत है? शब्द शिक्षण विधि, ध्वनि साम्य विधि, साहचर्य विधि, वाक्य शिक्षण विधि। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, वाक्य शिक्षण विधि। पहले समझते हैं अक्षर बोध प्रणाली को। यह बहुत पुरानी विधि है। इसमें पहले स्वर, फिर व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त अक्षर और फिर सार्थक शब्द सिखाए जाते हैं। वर्तमान में यह प्रणाली स्कूलों में प्रचलित है। अक्षर बोध विधि में जहाँ पहले अक्षर ज्ञान, फिर शब्द ज्ञान और अंत में वाक्य ज्ञान करवाया जाता है, वहीं वाक्य शिक्षण विधि में पहले वाक्य ज्ञान, फिर शब्द ज्ञान और अंत में अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक पहले अपनी दृष्टि पूर्ण वाक्य पर ही डालता है, पृथक शब्दों पर उसका ध्यान बाद में जाता है। इसलिए इस प्रणाली में शिक्षण का क्रम है वाक्य, शब्द, वर्णाक्षर। शब्द शिक्षण विधि में सार्थक शब्द पढ़ाए जाते हैं, जैसे मामा, पापा, नाना, दादा आदि। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। साहचर्य विधि का प्रतिपादन मोंटेसरी ने किया। इस विधि में प्रत्यक्ष वस्तुओं अर्थात खिलौने, चित्र आदि से साहचर्य स्थापित किया जाता है। जैसे अनार के चित्र के नीचे अनार लिखकर समझा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ढूंढ कर नाम वाले कार्डों को सही चित्र या वस्तु के आगे लगाओ। यह विधि बच्चों को मनोरंजक लगती है। ध्वनि साम्य विधि में सम उच्चारण वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं, जैसे रमेश, महेश, सुरेश आदि। इस विधि में ध्वनियों पर अधिक और शब्दों के अर्थ पर कम ध्यान दिया जाना इस विधि को दोषपूर्ण बनाता है। तो ये भाषा शिक्षण विधि से जुड़े 10 प्रश्न, जिन्हें विस्तार पूर्वक करते हुए हमने आगमन, निगमन, अनुवाद विधि इत्यादि सारी विधियों को कवर कर लिया। आगामी सीटेट लेवल 1 और 2 दोनों में यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं इसी के नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम से जुड़े रहें। धन्यवाद।